मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो तो पिछले 1 साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं ये राज जानने के लिए एक दिन दीदी के कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रोहित है। मैं घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से मेरी और मेरी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी 12वीं कर रही थी और मैं 10वीं की कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ने के लिए बैठाती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांटते थे। उस समय उन्हें जो डांट सुनवाने में मजा आता था, वही आज मेरे लिए अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि मम्मी पापा ने उनका रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने बाद ही दीदी इस घर से चली जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनसे झगड़ा करता था, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। कल मेरी दीदी की शादी है। पूरे घर में तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन भी आ गया और बारात भी आ चुकी थी। सब लोग दूल्हे की बढ़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा है। दीदी एक सुंदर लड़की थी और उन्हें सुंदर जीवन साथी ही मिला। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी, जो सभी भाइयों के मन में होती है, कि सुंदरता मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए मैं यही अपेक्षा अपने जीजू से कर रहा था। वह मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा ने वहां आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कहा, रोहित, यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का स्वागत नहीं करना है। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई और विदाई की घड़ी भी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आ ही जाता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आकर खड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और दीदी की विदाई की। सभी मेहमान भी चले गए और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भागदौड़ ने सबको थका जो दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीजू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से ही किचन में दीदी की पसंद की चीजें बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दीदी जीजाजी घर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और आज पड़ोस की औरतें भी आई थीं। वो दीदी को देखना चाहती थी कि वो कैसी लग रही हैं। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास आकर बैठ गया और उनसे पूछा, कैसा है आपका ससुराल और जीजू आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? दीदी हंसते हुए बोली कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तेरे जीजू भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में आज भी अफसोस था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में ही गुजार दी है। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का और घूमने का समय आया तो पापा ने उनकी शादी कर दी। लेकिन ये सोचकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही उन्हें घर मिल चुका था। कुछ देर बाद बात करने के बाद खाना खाकर दीदी और जीजू उसी दिन चले गए, क्योंकि जीजू को अगले दिन से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। इसीलिए वो लोग उसी दिन ही वापस चले गए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गए। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं जॉब के लिए बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देने लगा और जल्दी ही मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर एक जॉब भी मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ नौकरी भी बहुत अच्छी थी। मुझे कमाते देख मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। जब दीदी को ये बात पता चली तो उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है और कमाने भी लग गया है और अब पापा की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और अब तेरे लिए भी लड़की देखना हम शुरू कर देंगे, ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज कर ली है। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे।
एक दिन दीदी का फोन आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए मम्मी और पापा से बात करने के लिए बोला। मैंने फोन पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा, हमने रोहित के लिए एक लड़की देखी है। मेरी चाची सास की लड़की है। वो लोग अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए मैंने रोहित के बारे में उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए वो कल रोहित को देखने आ रहे हैं। पापा कहने लगे, बेटा, लड़की की जांच पड़ताल तो की है ना? वो हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है। तब दीदी कहने लगी, हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई और संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। माँ पापा ये सुनकर खुश हो गए और कहने लगे, अब हमारे घर में भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वो अब लौट आएगी। पापा फोन रखते हुए माँ से कहने लगे कि कल रोहित को देखने लड़की वाले आ रहे हैं, इसीलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी थी। माँ साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए, क्योंकि कल सुबह वो लोग जल्दी आने वाले थे। इसीलिए पापा अभी से ही सारा सामान लाकर रखने लगे थे। दूसरे दिन वो लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बहुत ही पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। लड़की का नाम रीना था। रीना मुझे पसंद आ गई थी और हम दोनों फोन पर एक दूसरे से बात भी करने लगे और रीना को भी मुझसे प्यार हो गया। दिन ऐसे ही निकलते गए और कुछ दिन के बाद मेरी और रीना की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन हम सब बैठे शाम को चाय नाश्ता कर रहे थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली है, क्योंकि वो आज तक कभी भी अकेली नहीं आई थी। हमेशा वो जीजू के साथ ही आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे? पहले से फोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो। दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, पापा, मुझे वहां नहीं रहना। ये सुनकर तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करे तो कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? दीदी कहने लगी कि मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो आपका बहुत ख्याल भी रखते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? तब दीदी कहने लगी कि उस टाइम पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी कुछ भी अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर भी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। आखिर मैं क्या करूं? इसलिए मैं थक हार कर यहाँ आ गई हूँ। माँ जल्दी से दीदी के लिए पानी लेकर आई और उन्हें पानी पिलाया। तभी रीना ने दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे चाचा चाची तो बहुत अच्छे हैं, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम उनको फ़ोन करके पूछ सकती हो। कौन भला अपने हाथों से अपना घर उजाड़ेगा? मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना घर टूटने से बचा लूंगी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। अब तो सब लोग मायूस हो चुके थे कि अच्छी हंसती खेलती हमारी जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया था। खैर, कुछ देर के बाद पापा ने दीदी को शांत कराया और मेरे जीजू को फ़ोन किया और कहा कि क्या बात हो गई है दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब तो हम लोग भी और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो जिसका कोई हल ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन दीदी बस रोए ही जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ पर दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी के टेंशन के साथ साथ रीना की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो दीदी के ससुराल वालों के खानदान से ही थी। डर लग रहा था कि कहीं वो लोग रीना को यहाँ से लेकर ना चले जाएं। मैंने रीना को कमरे में बुलाया
और कहा कि रीना, तुम अपनी मम्मी से बात करके पूछो ना कि क्या बात हो गई है। दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई हैं। अगर दीदी से गलती हुई हो तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर रीना ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ ने कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की उन लोगों से पूछने की, लेकिन उन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं बताया। इतना ही कहा कि उसी की ही गलती है। ये सुनकर तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और हमने दीदी को घर पर ही रहने दिया। दीदी के ससुराल से ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज आया। जीजू ने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ दिया था। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन जब हम लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। दीदी की इस बात ने सब लोगों को एकदम से हैरान कर दिया। इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन भला तलाक लेता है? अगर कोई बात हो गई हो तो पहले बैठकर बात की जाती है। अगर फिर भी बात ना बने तो तलाक तक जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा, उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हो। तभी मेरी दीदी कहने लगी, उन लोगों का नहीं, ये फैसला मेरा और विजय का है। दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश भी की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागज पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ। बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर में खाना भी नहीं खाया था क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो खड़ी हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुखी मत होइए। मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी तो मैंने तलाक ले लिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुशी से रहे? तभी पापा ने दीदी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमें तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाहिए थी, मगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो ये तुम्हारा फैसला है और हम लोगों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब तो हम लोग पहले जैसे नॉर्मल होने लगे थे। खैर, दुख तो होता ही है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन आखिर करते भी क्या। पापा ने भी बोला कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन एक खुशी की बात ये थी कि रीना के परिवार वालों को हमसे कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोगों ने रीना को ले जाने की बात नहीं की। जैसे तैसे काफी दिन निकल गए और अब दीदी के तलाक को हुए पूरा 1 साल हो चुका था। एक दिन हम लोग बैठे चाय पी रहे थे कि तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहां आई। हम लोगों ने पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? दीदी बोली, हाँ सब ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने दीदी को हाथ लगाकर देखा तो दीदी को बहुत तेज बुखार आ रहा था। हम लोग घबरा गए। हमने कहा, चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। दीदी ने कहा, नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई ले ली, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और चक्कर आने शुरू हो गए। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ जाकर रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो हम लोगों के पैरों तले जमीन ही निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट है। 1 साल से तो वो हमारे घर पर ही रह रही थी, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। सब लोगों ने दीदी से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो दीदी हर बार बिना कुछ बताए अपने कमरे में ही चली जाती थी। हमने बहुत बार पूछा, लेकिन दीदी ने हर बार यही जवाब दिया। एक दिन ये रात जानने के लिए मैं दीदी के कमरे में छुपकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे की खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं जीजू को देखकर चौंक गया। उन लोगों का तो तलाक हो चुका था, तो फिर ये कैसे? तभी जीजू ने दीदी को गले से लगा लिया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं उन लोगों के सामने ही बाहर निकल आया। मुझे देखकर वो दोनों एकदम घबरा गए। मैंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? आप लोगों का तो साथ में रहना नहीं था, तो फिर ये छुप छुप कर आने की क्या ज़रूरत है? आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तब दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारा सच बताएंगे, तुम शांत हो जाओ। फिर मैंने मम्मी पापा और रीना को भी कमरे में बुला लिया। मम्मी पापा भी दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर उनसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन लोगों को तो वैसे ही लग रहा था कि दीदी ने कुछ गलत किया है, इस वजह से प्रेग्नेंट हुई है।
अब वो दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वो कमरे में आए और जीजू को वहां पर देखा तो कहा, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? तो दीदी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि दरअसल मेरे सास ससुर मुझे बहुत ज्यादा तंग करते थे। इसमें विजय का कोई कसूर नहीं था। आखिर वो करते भी तो क्या करते। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वो सुधर जाएं। हम लोग प्लान के मुताबिक ही करने लगे और विजय रोज रात को मुझसे मिलने आते थे। पापा ने कहा कि वो बात तुम हम लोगों को भी बता सकती थी, हम लोगों को क्यों नहीं बताया? दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक पहुंच जाती और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात उन तक पहुंचे। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है। जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वो लोग सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि विजय ना मेरी तरफदारी कर सकते थे और ना ही मेरे सास ससुर की, इसीलिए हमने इस नाटक के द्वारा सब कुछ सही करने का सोचा था। हम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया था कि वो दीदी को गलत समझ रहे थे, लेकिन अब सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। हम सब लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि वो दोनों तो अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर और उनका प्यार देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। ये सब देखकर मैंने और रीना ने भी एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी परेशानी आए तो हम एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसे ही प्यार करेंगे। दीदी के इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि रिश्ता खत्म करने की बजाय सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल जाता है। शांति से किया गया फैसला हमेशा गुस्से पर भारी पड़ता है और टूटते रिश्ते को बचाता भी है। अब मेरी दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। उनके सास ससुर भी अब दीदी के साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं और उनकी शादी को अब पूरे 25 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।